हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की डेट है 28 मई एंड 28 मई के द हिंदू न्यूज़पेपर को हम यहाँ पे एनालाइज कर रहे हैं। आज के द हिंदू एनालिसिस हम शुरू करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप हमसे 3 मीडियम्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे इस टेलीग्राम चैनल पे आपको हमारे लेक्चर्स की PDF मिलती है, साथ में मेल और ट्विटर के थ्रू भी आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। आज के टॉपिक्स देख लेते हैं। GS1 में हमारे पास सोसाइटी में है डिसेबिलिटी एंड बैरियर्स टू फेमिनाइन हाइजीन। तो यहाँ पे पता हुआ है कि किस तरह से मेंस्ट्रुएशन जो है वो एक बड़ा सा स्टीरियोटाइप हमारे देश में, प्रीजुडाइज उसको लेकर बहुत ज़्यादा बड़ा स्टीरियोटाइप बना हुआ है, और ये चीज़ और डबल हो जाती है, ये बर्डन और डबल हो जाता है इन द केस ऑफ पीपल विथ डिसेबिलिटीज। ओके, तो यहाँ पे ये एक इशू है, इसको समझेंगे। GS2 में हम देखेंगे इंटरनेशनल रिलेशन में इंटरनेशनल बुकर प्राइज के बारे में। तो यहाँ पे ये मैन बुकर प्राइज जो है इसको आप इंटरनेशनल रिलेशन में भी रख सकते हो। हमारा जो कल्चर वाला पार्ट है, आर्ट एंड कल्चर वाला पेपर 1 का, उसमें भी रख सकते हो। ओके, इसको देखेंगे। गवर्नेंस में देखेंगे सरोगेसी फॉर सिंगल मेन एंड वुमेन। तो यहाँ पे सरोगेसी को लेकर एक दिल्ली हाईकोर्ट में पिटीशन गई है, इसके बारे में देखेंगे कि क्या पूरी न्यूज है। डंपिंग ग्राउंड स्टॉर्म। तो यहाँ पे ये डंपिंग ग्राउंड स्टॉर्म क्या है, ये उसी मुद्दे से रिलेटेड है जिसमें एक IAS ऑफिसर का एक कपल जो था, एक दोनों जो IAS ऑफिसर्स हैं वो यहाँ पे एक स्टेडियम को खाली करा देते हैं सिर्फ इसलिए सो दैट वो शाम की वॉक कर पाए अपने डॉग के साथ। ओके, तो इसी से रिलेटेड ये न्यूज है, इसको भी समझेंगे। GS3 में एनवायरमेंट में न्यू अरुणाचल मंकी, इसके बारे में देखेंगे। एंड इकोनॉमी में हम देखेंगे सेमी हाई स्पीड फ्राइट ट्रेन के बारे में। GS4 में वी हैव नथिंग फॉर टुडे। ओके, तो शुरू करते हैं आज का पहला आर्टिकल के साथ, अलाउ सरोगेसी फॉर सिंगल मेन एंड मदर्स। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ है, देखो जो हमारा जो सरोगेसी एक्ट है, ये देखो सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट है 2021 का, और इसके साथ साथ असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी एक्ट है 2021 का। ठीक है, ये दोनों एक्ट्स जो है ये हमारे देश में सरोगेसी को रेगुलेट करते हैं ना। हुआ ये है कि यहाँ पे ये जो दोनों एक्ट हैं जो सरोगेसी को रेगुलेट करते हैं हमारे देश में, उनके साथ यहाँ पे कुछ इश्यूज हैं। इसमें इन्होंने बोला हुआ है कि हमारे देश में, देखो वैसे क्या होता है, सरोगेसी दो तरह की होती है, अल्ट्रूस्टिक और कमर्शियल। ठीक है, अब इन्होंने यहाँ पे बोला हुआ है कि सिर्फ अल्ट्रूस्टिक जो सरोगेसी है वो अलाउड रहेगी, कमर्शियल अलाउड नहीं रहेगी। उसके बाद इन्होंने बोला कि यहाँ पे जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं जो सरोगेसी करवा के अपना एक बेबी रिप्रोड्यूस करवा सकते हैं, उनके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सरोगेट मदर्स के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो इस सब में क्या हो रहा है ना कि यहाँ पे इतना ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन होने के कारण जो सरोगेसी जो सिंगल मेन और सिंगल मदर्स चाहती हैं उनके साथ जो उनको यहाँ पे सरोगेसी अवेलेबल नहीं है। तो पहले हम देखते हैं कि सरोगेसी एक्ट कहता क्या है, फिर वापस से आएंगे इस आर्टिकल के ऊपर। ओके, तो देखो सबसे पहले ये जो हमारा एक्ट है सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट 2021 का, ये डिफाइन करता है सरोगेसी को एज अ प्रैक्टिस वेयर अ वुमन गिव्स बर्थ टू अ चाइल्ड फॉर एन इंटेंडिंग कपल टू हैंड ओवर द चाइल्ड आफ्टर द बर्थ टू द इंटेंडिंग कपल। तो इसमें बेसिकली मतलब ये है, जिसको नहीं पता उनको बता देती हूँ कि ये मान लो एक कपल है, ठीक है, ये मैन है और ये वुमेन है, किसी कारण से ये अपना एक बायोलॉजिकल चाइल्ड रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे या नहीं करना चाहते, जो भी कारण है, ठीक है, तो ये क्या करते हैं कि अपना जो भी एक यहाँ पे एक सरोगेट मदर ढूंढते हैं। ये सरोगेट मदर, इनका जो भी यहाँ पे फर्टिलाइज्ड एग होगा उसको इस सरोगेट मदर के अंतर्गत इंजेक्ट किया जाएगा, और ये सरोगेट मदर अल्टीमेटली इनके बायोलॉजिकल चाइल्ड को यहाँ पे रिप्रोड्यूस करेगी या डिलीवर करेगी। ठीक है, तो ये जो सरोगेट मदर है इसका सिर्फ ये रोल है कि ये जो चाइल्ड है ये 9 मंथ्स तक ये चाइल्ड को बियर करेगी और उसके बाद उसको डिलीवर करेगी। उसके बाद इस सरोगेट मदर का इस चाइल्ड से कोई रिलेशन नहीं होगा और ये चाइल्ड जो है वो इस इंटेंडिंग कपल का माना जाएगा। ठीक है, तो ये होती है सरोगेसी। नाउ सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट जो है ये दो तरह की सरोगेसी को डिफाइन करता है, अल्ट्रूस्टिक और कमर्शियल, जिसमें अल्ट्रूस्टिक तो अलाउ की गई है लेकिन कमर्शियल सरोगेसी इंडिया में बैंड है। ठीक है, अब अल्ट्रूस्टिक सरोगेसी क्या है, अल्ट्रूस्टिक सरोगेसी ऐसा है कि मान लो ये मदर और जो ये जो मैन एंड वुमेन है, ठीक है, ये जो इंटेंडिंग कपल है, इनको किसी वजह से जो है ये अपना बच्चा जो है बायोलॉजिकली रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, तो यहाँ पे इनकी कोई रिलेटिव है, ये जो वुमेन है ये इनकी रिलेटिव है और ये इनको मदद करती है इन द गुड फेथ। ठीक है, ये इसको कुछ चाहिए नहीं, ये जो सरोगेट मदर है इसको कुछ नहीं चाहिए, मॉनेटरी गेन्स नहीं चाहिए, ये सिर्फ इनकी मदद करना चाहती है। ठीक है, तो कोई मॉनेटरी कंपनसेशन लिए बिना जब यहाँ पे सरोगेसी होती है तो इसको हम अल्ट्रूस्टिक सरोगेसी कहते हैं, मतलब किसी के भले के लिए आप यहाँ पे उसके सरोगेसी में मदद कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे नो मॉनेटरी कंपनसेशन टू द सरोगेट
मदर अदर देन मेडिकल एक्सपेंसेस एंड इंश्योरेंस कवरेज। तो यहाँ पे और कोई आप उसको मॉनेटरी बेनिफिट नहीं देते हो। कमर्शियल सरोगेसी में क्या होता है कि यहाँ पे जो इंटेंडिंग कपल है ये किसी एक लड़की को ढूंढते हैं जो इनके लिए एक सरोगेट मदर बन सके, उसके बदले यहाँ पे ये लोग जो है उसको बहुत सारे पैसे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मनी इन्वॉल्व होती है, जो एक तरह का बिजनेस फॉर्म में की जा रही है, एक तरह की डील फॉर्म में की जा रही है सरोगेसी, उसको कमर्शियल सरोगेसी कहते हैं, ठीक है। अब हुआ ऐसा करता था कि इंडिया में जब तक ये सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट नहीं आया था तब ऐसा हुआ करता था कि यहाँ पे इंडिया जो था कमर्शियल सरोगेसी का एक हब बन गया था, ठीक है, कमर्शियल सरोगेसी का हब बन गया था। और यहाँ पे कई सारे क्राइम्स भी होते थे। कैसे क्राइम्स होते थे? फॉरेन कपल्स आते थे, ठीक है, फॉरेन कपल्स आते थे इंडिया में, किसी गरीब लड़की को ढूंढते थे, उसको वादा करते थे कि हम तुमको बहुत पैसा देंगे, तुम हमारा बच्चा डिलीवर कर दो, ठीक है। ये लड़की मान जाती थी और यहाँ पे न इस लड़की को बाद में जाके पैसा मिलता था, ना ही ये अपने बच्चे को वापस ले जाते थे, ठीक है। तो इस तरह के काम यहाँ पे हुआ करते थे। ये भी हुआ करता था कि यहाँ पे इस चक्कर में क्या होता था, जो इंडियन गर्ल्स हैं, ठीक है, जो सरोगेट मदर बनने के लिए तैयार होती हैं, उनका बहुत एक्सप्लॉइटेशन हुआ करता था, ठीक है। कई केसेस में ट्रैफिकिंग वगैरह भी देखी जाती थी। तो ये सब इश्यूज होते थे। तो यहाँ पे कमर्शियल सरोगेसी को इसीलिए बैन कर दिया गया और कहा गया कि सिर्फ अल्ट्रूस्टिक सरोगेसी होगी, ओके। आगे बात करते हैं। यहाँ पे कुछ कंडीशन है कि किस तरह से सरोगेसी परमिट हो सकती है, कहाँ कहाँ पे सरोगेसी परमिट हो सकती है। तो यहाँ पे पहली कंडीशन ये है कि जो भी इंटेंडिंग कपल है, अगर उनके वो ऐसा कोई सीन है, मेडिकल सीन ऐसा है कि वो प्रूवन इनफर्टिलिटी है उनको, ठीक है, यानी कि उनको किसी केस में भी यहाँ पे उनका खुद का बच्चा नहीं हो सकता, तब यहाँ पे वो सरोगेसी के लिए परमिटेड है। दूसरा, अल्ट्रूस्टिक सरोगेसी परमिटेड है, ठीक है। तीसरा, कमर्शियल पर्पसेस के लिए सरोगेसी परमिटेड नहीं है। उसके बाद ऐसा भी होता था, यहाँ पे ये भी चीज देखी गई, कमर्शियल सरोगेसी जब अलाउड थी तब ये देखा गया कि जो लोग थे वो यहाँ पे बहुत सरोगेट मदर के थ्रू बच्चे तो रिप्रोड्यूस करवा लेते थे, लेकिन ये बच्चों से उनका कोई पर्सनल मोह या पर्सनल रिलेशन नहीं हुआ करता था। ये जो बच्चे पैदा होते थे इनको यहाँ पे सेल, प्रोस्टिट्यूशन और एक्सप्लॉइटेशन के लिए यूज किया जाता था, ठीक है। तो देख रहे हो इतनी इनह्यूमेन सी कंडीशन हो गई थी। फॉर एनी कंडीशन और डिसीज स्पेसिफाइड थ्रू द रेगुलेशन। तो यहाँ पे इस केस में भी सरोगेसी परमिटेड होती है। यहाँ पे जो पेरेंट्स हैं, इंटेंडिंग पेरेंट्स, उनको यहाँ पे कोई ऐसा स्पेसिफाइड डिसीज है जो कि एक्ट में या रेगुलेशन में मेंशन्ड है, ठीक है। अब देखो जो इंटेंडिंग कपल है उनके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। पहला तो देखो यहाँ पे यही है कि प्रूवन इनफर्टिलिटी हो सकती है। दूसरा ये है कि जो इंडियन सिटीजन है, ठीक है, दोनों जो मदर एंड फादर यानी कि जो हस्बैंड एंड वाइफ है वो इंटेंडिंग एक तो इंडियन सिटीजन है और दूसरा कम से कम 5 सालों तक पहले मैरिड रह चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक तो चीज क्लियर होगी कि मैरिड कपल्स के लिए है ये, ठीक है, और 5 साल कम से कम आपकी शादी को हो चुके हो। यहाँ पे वाइफ की एज 23 to 50 हो सकती है और हस्बैंड की एज 26 to 55 हो सकती है। यहाँ पे इनका कोई भी एक भी सर्वाइविंग चाइल्ड नहीं होना चाहिए। तो ऐसे कपल्स जिनका एक सर्वाइविंग चाइल्ड है उनको यहाँ पे सरोगेसी के लिए अलाउ नहीं किया गया है। तो मान लो कोई कपल है, ठीक है, कोई मदर फादर है या कोई हस्बैंड वाइफ है, उनका एकदम तंदुरुस्त बच्चा है, तो उनको सेकंड चाइल्ड सरोगेसी से सेकंड चाइल्ड यहाँ पे रिप्रोड्यूस करने की परमिशन नहीं है, ठीक है। अच्छा, अगर एक चाइल्ड है या 2 चाइल्ड है, जितने भी चिल्ड्रन पहले से हैं, अगर वो यहाँ पे किसी भी तरह से मेंटली या फिजिकली चैलेंज है, उस केस में फिर थर्ड या सेकंड जो भी चाइल्ड हो उसको आप सरोगेसी के थ्रू रिप्रोड्यूस करवा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा सीन है कि अगर पहला चाइल्ड आपके पास है जो तंदुरुस्त है तो आप यहाँ पे सरोगेसी इन्वॉल्व नहीं कर सकते, सरोगेसी में इन्वॉल्व नहीं हो सकते। लेकिन अगर जो पहला चाइल्ड है वो किसी भी तरह से फिजिकली या मेंटली चैलेंज है या फिर उसको कोई लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज है, तो उस केस में आप सेकंड चाइल्ड के लिए सरोगेसी में इन्वॉल्व हो सकते हो, ठीक है। और जो भी कंडीशंस रेगुलेशन में यहाँ पे स्पेसिफाई की जाएंगी वो सब भी इसमें आएंगी, ओके। इसके बाद जो सरोगेट मदर होगी उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। देखो, पहला क्राइटेरिया तो ये है कि वो क्लोज रिलेटिव होनी चाहिए इंटेंडिंग कपल की। अब हमने बोला ना कि अल्ट्रूस्टिक सरोगेसी ही अलाउड है, ठीक है, अल्ट्रूस्टिक सरोगेसी ही अलाउड है। तो ऐसे में कोई किसी कपल के भले के लिए क्यों सरोगेसी करेगा? वो तभी करेगा जब वो जो पर्सन है, जो सरोगेट मदर है, वो उनकी कोई क्लोज रिलेटिव लगती हो। तो क्लोज रिलेटिव यहाँ पे पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन कि यहाँ पे जो मैरिड वुमेन है, अगर उनके जो भी सरोगेट मदर बनना चाहती है, पहली तो बात वो मैरिड होनी चाहिए। दूसरा, उनका खुद का कम से कम एक चाइल्ड होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप अनमैरिड लड़की को सरोगेट मदर बना रहे हो या फिर एक मैरिड लड़की जिसके खुद के बच्चे नहीं है उसको आप सरोगेट मदर बना रहे हो, ऐसा नहीं, ठीक है। उसके बाद इसकी जो एज होनी चाहिए वो 25 to 35 ईयर्स होनी चाहिए। सरोगेट ओनली वंस इन आवर लाइफ टाइम। तो यहाँ पे जो भी लड़की को आप सरोगेट मदर बनाओगे वो सिर्फ लाइफ में एक ही बार सरोगेट मदर बन सकती है।
उसके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए मेडिकल और फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिकल फिटनेस का। और जो सरोगेट मदर है कैन नॉट प्रोवाइड हर गैमेट्स फॉर द सरोगेसी। तो सरोगेट मदर अपने गैमेट्स, अपने एग्स, अपना जो भी यहाँ पे गैमेट्स होते हैं वो यहाँ पे फर्टिलाइज्ड एग के लिए नहीं दे सकती, ठीक है। यानी कि अपना जो गैमेट्स है उसको वो यहाँ पे किसी भी तरह से प्रोवाइड नहीं करेगी फॉर द सरोगेसी। मतलब कि सरोगेट मदर वुड नॉट बी इन एनी वे रिलेटेड टू द इंटेंडिंग चाइल्ड, ठीक है। जो भी इंटेंडिंग चाइल्ड होगा उससे बायोलॉजिकली या जेनेटिकली कनेक्टेड नहीं होगी सरोगेट मदर, ओके। अब देखो इसमें न्यूज आर्टिकल पे आते हैं कि न्यूज आर्टिकल क्या कह रहा है। तो न्यूज आर्टिकल में ये कहा गया है कि दो लोग यहाँ पे दिल्ली हाईकोर्ट के पास पहुंचे। एक तो सिंगल मेन था और दूसरी एक मदर थी, ठीक है, जिनका एक बच्चा ऑलरेडी है, ओके। तो अब ये यहाँ पे पहुंचे और इन्होंने बोला कि क्यों कोई सिंगल मैन जो है और एक मैरिड वुमेन एक साथ कोई चाइल्ड सरोगेसी के थ्रू रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, पहली चीज ये। दूसरी चीज इन्होंने बोली कि कमर्शियल सरोगेसी को क्यों बैन किया गया है, ठीक है। अब जैसे मान लो कोई कपल है या कोई सिंगल पर्सन है जिसके पास नहीं है कोई क्लोज रिलेटिव जो सरोगेट मदर बनने को तैयार हो, तो क्या उनको हक नहीं है टू हैव देयर ओन चिल्ड्रन, टू हैव देयर ओन बेबीज, या ऐसा कुछ नहीं है क्या? तो यहाँ पे इन्होंने कहा है, जो यहाँ पे पिटिशनर है उन्होंने दो तीन चीजें यहाँ पे कही है, ठीक है, दिल्ली हाईकोर्ट के सामने। और उसी को लेकर अब दिल्ली हाईकोर्ट ने सेंटर से जवाब मांगा है। सेंटर को बोला गया है कि आप नेक्स्ट 6 वीक्स में बताओ कि यहाँ पे आपका क्या कहना है इस सारे जो लॉजिक्स हैं उनको लेकर, जो भी पेटिशनर बोल रहे हैं उनको लेकर आपका क्या कहना है। तो पेटिशनर ने यहाँ पे चैलेंज किया है दोनों ही एक्ट्स को, ठीक है। और यहाँ पे ये बोला गया है पहली चीज कि एक तो आपने क्या किया कि एक तो जो सरोगेट मदर है, ठीक है, सरोगेट मदर की एलिजिबिलिटी कंडीशंस आपने बताई है। उसमें आपने बताया है कि जो सरोगेट मदर है एक तो वो मैरिड होनी चाहिए, दूसरी इस एज ग्रुप से बिलोंग करनी चाहिए, तीसरी उसका खुद का चाइल्ड होना चाहिए, चौथा कि वो खुद सिर्फ एक ही बार लाइफ में सरोगेट बन सकती है। तो ये सब कंडीशंस के कारण क्या होता है कि यहाँ पे जो स्कोप है, जो सरोगेट मदर्स बनने का स्कोप है वो काफी रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। तो हम कैसे क्या यहाँ पे इजीली सरोगेसी करवा पाएंगे? नहीं करवा पाएंगे। दूसरी चीज कही गई है कि जिनके पास नहीं है कोई क्लोज रिलेटिव सरोगेट मदर बनने के लिए, तो क्या उनका हक नहीं है टू हैव देयर रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो ये उनके जो रिप्रोडक्टिव राइट्स हैं, रिप्रोडक्टिव राइट्स जो हैं, हर इंडिविजुअल के रिप्रोडक्टिव राइट्स होते हैं, ठीक है। और ये रिप्रोडक्टिव राइट्स पिटिशनर के अकॉर्डिंग राइट टू प्राइवेसी में आते हैं, ठीक है, राइट टू प्राइवेसी में आते हैं। और राइट टू प्राइवेसी आप सभी को पता है कौन से आर्टिकल में बताया गया, आर्टिकल नंबर 21 में, ठीक है। KS कुट्टास्वामी केस में बताया गया था कि राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 21 का ही पार्ट है। तो यहाँ पे पेटिशनर कहते हैं कि रिप्रोडक्टिव राइट्स जो है राइट टू प्राइवेसी के अंतर्गत आते हैं, यानी कि आर्टिकल 21 में हमारा फंडामेंटल राइट है। तो गवर्नमेंट कैसे डिसाइड कर रही है कि हम कैसे क्या रिप्रोड्यूस करें या नहीं करें, ठीक है। तो गवर्नमेंट का इंटरवेंशन यहाँ नहीं हो सकता, ये कह रहे हैं पेटिशनर, ओके। तो यहाँ पे पेटिशनर का कुल मिला के कहना है कि यहाँ पे बहुत ही स्ट्रिंजेंट लॉज रखे गए हैं अंडर द सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट। अब देखो इसको क्रिटिसाइज सिर्फ यहाँ पे नहीं किया जा रहा, इसको काफी क्रिटिसाइज इसलिए भी किया जाता है क्योंकि एक तो इंटरनेशनल लॉज जो है सरोगेसी को लेकर वो बिल्कुल अलग है, इनसे काफी लिबरल हैं वो, ठीक है। दूसरी चीज ये कि देखो यहाँ पे सिंगल मैन, सिंगल मदर्स, इनके लिए, सिंगल विमेन, इनके लिए कोई प्रोविजन नहीं कि ये सरोगेसी करवा सकती हैं। दूसरी चीज ये कि यहाँ पे जो एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी है इनको भी इन्वॉल्व नहीं किया गया है सरोगेसी में। तीसरी चीज यहाँ पे बोला गया है कि इनफर्टाइल हो, जब कपल में कोई भी पर्सन एक इनफर्टाइल हो तब ही यहाँ पे आप सरोगेसी करवा सकते हो। लेकिन हो सकता है कि कोई कपल, कोई लड़की जो है, कोई मैरिड गर्ल, कोई मैरिड वुमेन जो है वो यहाँ पे इनफर्टाइल नहीं हो, लेकिन उसके साथ ये कॉम्प्लिकेशन हो कि प्रेगनेंसी में उसकी लाइफ रिस्क में आ सकती है। तो ऐसे केस में भी उसके पास भी तो राइट होना चाहिए सरोगेसी का, उसके पास भी राइट नहीं है। चौथी चीज ये कि यहाँ पे हो सकता है कि जो भी पर्सन है या जो भी कपल है उनको कोई मेडिकल कंडीशन नहीं है, कोई भी ऐसा कोई मेडिकल डिसीज या ऐसा कोई इशू नहीं है, लेकिन हो सकता है कि जो इंटेंडिंग मदर है, ठीक है, यानी कि जो मैरिड वुमेन है वो अपने करियर कमिटमेंट्स के कारण अभी बायोलॉजिकली रिप्रोड्यूस नहीं करना चाहती हो चाइल्ड को, तो उसके पास भी तो ऑप्शन होना चाहिए। तो कमर्शियल सरोगेसी उसके लिए भी ऑप्शन होना चाहिए, वहां पे ये ऑप्शन हटा दिया गया है। तो बहुत सारे इश्यूज अभी रह रहे हैं सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट के साथ, और इन्हीं सबको चैलेंज किया गया है इन द दिल्ली हाई कोर्ट। और दिल्ली हाई कोर्ट ने इसके रिगार्डिंग फैसला या फिर जो भी अपना मत है सेंटर से मांगा है विद इन 6 वीक्स, ओके। तो ये पूरा आर्टिकल था, आई होप आपको समझ में आया हो। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। आईएस कपल्स ट्रांसफर रेजेस डंपिंग ग्राउंड स्टॉर्म। तो देखो हुआ क्या है, आप सभी ने ये देखी होगी पिक्चर, ठीक है। यहाँ पे ये दोनों जो हैं, ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं और ये दोनों ही आईएएस ऑफिसर्स हैं, ठीक है। इन्होंने क्या किया, दिल्ली का त्यागराज स्टेडियम,
यहाँ पे हमारे देश के एथलीट्स तैयार होते हैं, ओलंपिक जो स्पोर्ट्स प्लेयर्स हैं वो तैयार होते हैं, ठीक है। हमारे देश के लिए गौरव बढ़ता है, हमारे देश के लिए मेडल्स लेकर आते हैं यहीं पे एथलीट्स प्रैक्टिस करके। उन सभी एथलीट्स को 7 PM पे बोला कि आप सभी लोग जो है स्टेडियम खाली करो। क्यों खाली करो? क्योंकि ये जो आईएएस कपल हैं इनको यहाँ पे इवनिंग वॉक करनी थी विथ देयर डॉग, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो आईएएस कपल हैं इन्होंने बिना किसी अथॉरिटी के ये पूरा जो स्टेडियम है खाली करवा लिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि इनको इवनिंग वॉक करनी थी, ठीक है। तो यहाँ पे ये बहुत ज्यादा मीडिया में उछला मामला, हाईलाइट भी हुआ। तो यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो सेंटर है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इनको एज अ पनिशमेंट यहाँ पे क्या किया कि दोनों का ट्रांसफर कर दिया। ट्रांसफर कैसे किया? इनको यहाँ पे भेज दिया लद्दाख में, ठीक है, और इनको भेज दिया यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। अब इसके बाद ट्विटर पे, सोशल मीडिया साइट्स पे सब जगह एक बवाल मच गया, एक कंट्रोवर्सी, एक स्टॉर्म उठ गया, ठीक है। स्टॉर्म ये उठा कि ये दोनों जो है इन्होंने कुछ गलत काम किया है, तो इनको एज अ पनिशमेंट आप लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश भेज रहे हो। तो क्या अरुणाचल प्रदेश जो कि नॉर्थ ईस्ट में आता है और लद्दाख जो एकदम नॉर्दर्न मोस्ट बॉर्डर एरिया है, उनको आप क्या डंपिंग ग्राउंड समझते हो? कि यहाँ पे ऐसा है क्या कि जैसे ब्रिटिशर्स के टाइम पे काला पानी की सजा होती थी, वैसे अब यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट और नॉर्दर्न इंडिया में भेजना कोई काला पानी की सजा ऐसा हो गया है। तो यहाँ पे ये चीज जो है ये बहुत हाईलाइट हुई है। तो यहाँ पे डंपिंग ग्राउंड स्टॉर्म क्या है ये समझ गए कि यहाँ पे जो भी एरेंट ऑफिसर्स हैं उनको आप यहाँ पे भेज देते हो नॉर्दर्न मोस्ट एरिया में, लद्दाख में, कश्मीर में, या फिर नॉर्थ ईस्ट एरिया में, ठीक है। तो ये सब जो है ये कोई डंपिंग ग्राउंड नहीं है, ठीक है। और ये दिखाता है कि आज भी हमारे देश में बहुत बड़ा प्रीजुडाइज रहा हुआ है, क्योंकि आप देखोगे जब ये न्यूज में भी आ रहा था कि इनका ट्रांसफर यहाँ पे हो गया है, तो लोग बड़ा सेलिब्रेट कर रहे थे इस न्यूज को, ठीक है। और उनके दिमाग में ये एक स्टीरियोटाइप, एक प्रीजुडाइज है कि जो भी पर्सन, जो सिविल सर्वेंट है या जो भी ऑफिसर है, अगर वो ढंग से काम नहीं करता, उसको पनिश करना है, तो आप उनको या तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भेज दो या तो लद्दाख में भेज दो, जो बॉर्डर एरियाज है। तो ये एरियाज जो है इनको जंगल, आज भी जंगल माना जाता है। जो नॉर्थ ईस्ट है उसको आज भी जंगल मान रहे हो, उसको आज भी ट्राइबल एरिया मान रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारा इशू उठ के आया कि हर स्टेट जो है उसकी इक्वल रिस्पेक्ट होनी चाहिए, हर स्टेट को इक्वल दर्जा मिलना चाहिए। आप यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं या लद्दाख हो गया, इनको यहाँ पे कम रिस्पेक्ट के साथ देख रहे हो, और ये जो माइंडसेट है ये हमारे देश की इंटीग्रिटी के लिए बहुत ही खराब है, ठीक है। हमारे देश की इंटीग्रिटी के लिए, सॉवरेनिटी के लिए, टेरिटोरियल वननेस के लिए बहुत ज्यादा खराब है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह का माइंडसेट नहीं होना चाहिए। अब आप लोग मुझे इन द कमेंट सेक्शन बताना कि आपको क्या लगता है, ये जो डिसीजन है इनको लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश भेजने का क्या सही है, और अगर सही नहीं है तो क्या डिसीजन होना चाहिए था, क्या इनको पनिशमेंट मिलनी चाहिए थी, ठीक है। ये मुझे आप लोग बताना इन द कमेंट सेक्शन। ऑलराइट, आगे बात करते हैं, नेक्स्ट इश्यू की बात करते हैं। न्यू अरुणाचल मंकी नेम्ड आफ्टर माउंटेन पास। तो देखो एक नया मंकी मिला है, ठीक है, न्यू स्पीशी मिली है मंकी की अरुणाचल प्रदेश से, और यहाँ पे ये जो मंकी मिला है इसका नाम जो है एक स्ट्रेटेजिक माउंटेन पास के नाम पे रखा गया है। इसका नाम रखा गया है सेला मकाक, ठीक है, सेला मकाक। ये जो सेला मकाक है, इसमें जो सेला है ये एक बड़ा स्ट्रेटेजिक सा माउंटेन पास है, ओके। और यहाँ पे ये पता चाहिए किसने फाइंड आउट किया, ये जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने फाइंड आउट किया है। अब यहाँ पे देखो एक टर्म आ रही है फाइलोजेनेटिक्स। फाइलोजेनेटिक्स का क्या मतलब है? फाइलोजेनेटिक्स रिलेट टू द इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द स्पीशीज और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो जो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है या जो स्पीशीज है उनके डाइवर्सिफिकेशन से उनका किस तरह से इवोल्यूशन हो रहा है, मतलब जैसे मंकीज है ना, मंकीज नॉर्थ ईस्ट में या अरुणाचल में आपको मिल रहे हैं, तो इनकी डाइवर्स कैटेगरीज मिल रही है। जैसे यहाँ पे सेला मकाक है, ठीक है, पहले अरुणाचल मकाक हमको एक पता है, यस, वैसे ही सेला मकाक का भी पता चला। तो यहाँ पे किस तरह से इनका इवोल्यूशन हुआ, किस तरह से इनकी डाइवर्सिफिकेशन हुआ, ये देखा जाता है फाइलोजेनेटिक्स में। अब ये जो फाइलोजेनेटिक एनालिसिस हुआ उसमें पता चला कि सेला मकाक जो है वो ज्योग्राफिकली सेपरेटेड है अरुणाचल मकाक से, ठीक है। पहले एक अरुणाचल मकाक था, मकाक का मतलब बेसिकली मंकी होता है, तो अरुणाचल मकाक और सेला मकाक में सिर्फ ज्योग्राफिकल डिवीजन है, ठीक है। यहाँ पे एक जो पास है माउंटेन पास सेला, इसके थ्रू ये डिवाइड होते हैं, ठीक है। और ये माउंटेन पास जो है ये बैरियर के फॉर्म में काम करता है। दोनों जो है यहाँ पे जेनेटिकली जो है एक जैसे ही है लगभग, लेकिन यहाँ पे जो इनकी अपीयरेंस है उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस है, ठीक है। जैसे डार्क ब्राउन कोट है अरुणाचल मकाक के फेस पे, ठीक है, जबकि सेला मकाक जो है उसका पेल फेस होता है।
तो इस तरह के बहुत सारे जो यहाँ पे फिजिकल चेंजेस हैं वो दिखने को मिलते हैं। जेनेटिकली ऑलमोस्ट दे आर सेम। ओके, तो दोनों का जो सिमिलर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ कुछ हैं, लेकिन मेनली जेनेटिकली काफी क्लोजर है, बस कुछ कुछ फिजिकल अपीयरेंसेस में डिफरेंस है। ओके, तो यहाँ पे सेला मकाक के बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर आपसे प्रीलिम्स में पूछा जाता है सेला मकाक वाज रिसेंटली फाउंड वेयर, तो पता होना चाहिए अरुणाचल प्रदेश में। ओके, और सेला माउंटेन पास आपको समझ में आना चाहिए कि अरुणाचल के आसपास है। ओके, आगे बात करते हैं। इंटरनेशनल बुकर प्राइज फॉर गीतांजलि। तो देखो, इंटरनेशनल बुकर प्राइज एक बहुत ही बड़ा ऑनर है इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर। तो यहाँ पे इंटरनेशनल बुकर प्राइज हमारे इंडिया की एक ऑथर है, ठीक है, इनको इनकी बुक के लिए मिला है, ठीक है। और ये जो इनकी बुक है ये हिंदी में लिखी गई थी, ठीक है, ये हिंदी में लिखी थी, जिसका नाम था रेत समाधि, ठीक है, रेत समाधि। इसको ट्रांसलेट किया गया है इंग्लिश में, जिसका नाम रखा गया टॉम्ब ऑफ द सैंड, ठीक है, टॉम्ब ऑफ सैंड। और इसको यहाँ पे मैन बुकर प्राइज मिला है, इंटरनेशनल मैन बुकर प्राइज मिला है। जो ओरिजिनल ऑथर है उनका नाम है गीतांजलि श्री, ठीक है, और इनको ये इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है, ठीक है। और इनकी जो ट्रांसलेशन हुआ, तो ट्रांसलेटर जो है, जो ट्रांसलेटिंग ऑथर है, उनका नाम है डेजी रॉकवेल। ओके, तो ये पहली बार ऐसा हुआ है, आज तक पहली बार कि इंटरनेशनल मैन बुकर प्राइज जो है हिंदी बुक के ट्रांसलेशन को मिला है, ठीक है। तो हिंदी लैंग्वेज के ट्रांसलेशन को पहली बार इंटरनेशनल मैन बुकर प्राइज मिला है, जो कि एक बहुत बड़ा ऑनर है इंडिया के लिए। ओके, अब देखो, ये जो टॉम्ब ऑफ सैंड है ये पहली बुक है जिसको इंडियन लैंग्वेज को, ठीक है, जो इंडियन लैंग्वेज में ओरिजिनली लिखी गई और उसको ट्रांसलेट करके इंग्लिश में इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है, ठीक है। ये जो है हिंदी में आई थी, सबसे पहले याद रखना, रेत समाधि इसका नाम था, ऑथर गीतांजलि श्री है। ओके, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। अब इसमें बुक में है क्या, इसमें एक स्टोरी है, 80 ईयर ओल्ड वुमेन की एक स्टोरी है जिनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है, और इनके हस्बैंड की डेथ के बाद ये काफी डीप डिप्रेशन में चली जाती हैं। इस डिप्रेशन के बाद ये डिसाइड करती हैं कि ये वापस से पाकिस्तान जाएंगी, जहाँ पे ये और इनके हस्बैंड मिले थे, और वहां पे फिर से अपने पास्ट को जिएंगी, अपनी मेमोरीज को चेरिश करेंगी और ये सब चीजें करेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये 80 ईयर ओल्ड वुमेन की कहानी है। ऑलराइट, अब देखो यहाँ पे इंटरनेशनल बुकर प्राइज के बारे में। इंटरनेशनल बुकर प्राइज जो है ये एनुअली अवार्ड किया जाता है, ठीक है, एनुअली सिंगल बुक को ही दिया जाता है, और ये बुक जो है ये इंग्लिश में ट्रांसलेटेड होनी चाहिए, और ये जो है यूके या आयरलैंड में पब्लिश हुई हो, ठीक है। तो कोई भी बुक जो इंग्लिश में ट्रांसलेटेड है, यूके और आयरलैंड में पब्लिश्ड है, उनको वो सब जो है इसके नॉमिनीज बन जाते हैं, वो इसको ये सारे जो है एलिजिबल हो जाते हैं इंटरनेशनल मैन बुकर प्राइज के लिए। ओके, ये जो मैन बुकर प्राइज है ये 2005 में स्टार्ट हुआ था एज मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज, अब इसको इंटरनेशनल बुकर प्राइज कहा जाता है। ओके, इसमें बेसिकली एम ये किया गया है कि हम ज्यादा से ज्यादा रीडिंग को एनकरेज करें, और रीडिंग भी कैसे, फिक्शन काइंड ऑफ रीडिंग को और ज्यादा एनकरेज करें। इसमें जो भी ट्रांसलेटर होते हैं उनको यहाँ पे 50,000 यूरोस का प्राइज मिलता है, और जो ये प्राइज होगा ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा बिटवीन द ऑथर एंड द ट्रांसलेटर। ओके, और यहाँ पे हर जो ऑथर एंड ट्रांसलेटर है जो भी नॉमिनेट हुए हैं उनको भी लगभग $2,500 का यहाँ पे प्राइज मिलता है। ओके, और जो नॉवेल्स एंड कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज दोनों ही इसके लिए एलिजिबल है, ठीक है। तो नॉवेल्स भी हैं और जो शॉर्ट स्टोरीज कलेक्शन है वो भी इसके लिए एलिजिबल होता है। ऑलराइट, आगे बात करते हैं। इंडिया टू गेट सेमी हाई स्पीड फ्राइट ट्रेन। तो देखो यहाँ पे जो इंडिया है, इंडिया को अभी तक हम देख रहे थे कि इंडिया में वंदे भारत प्लेटफॉर्म चल रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे वंदे भारत के बाद अब एक नई फ्राइट ट्रेन आ रही है। फ्राइट ट्रेन यानी कि जो माल ढोने वाली ट्रेन होती है वो सेमी हाई स्पीड की, जिसका नाम होगा गति शक्ति एक्सप्रेस, ठीक है, गति शक्ति एक्सप्रेस। अब गति शक्ति आपको सभी को पता होगा, इस बार के बजट में भी गति शक्ति का नाम बहुत बार आया था। तो बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, ज्यादा से ज्यादा इंप्रूव करने की एक स्कीम है, ठीक है। गति शक्ति इसी के नाम पे रखा गया है, और गति शक्ति जो ट्रेन है वो भी इसी के नाम पे रखी गई है। तो फ्राइट सेक्टर हमारे देश में बहुत ग्रो कर रहा है, ठीक है। और रेलवे इसका ये एम है कि कंट्री की पहली फ्राइट जो सेमी हाई स्पीड फ्राइट ट्रेन है वो 2022 के पहले पहले आ जाए, ठीक है। अब ये जो ट्रेन रहेगी गति शक्ति ट्रेन, ये वंदे भारत प्लेटफॉर्म पे बेस्ड रहेगी। 16 कोच गति शक्ति ट्रेन रहेगी, 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगी। और कौन इसको डेवलप कर रहा है, मैन्युफैक्चर कर रहा है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, ठीक है, ये यहाँ याद रखना। अब देखो यहाँ पे ये बताया गया है कि इंडिया में जो ये फ्राइट ट्रेन है इसका मार्केट इतना बड़ा क्यों है। इसका मार्केट इतना बड़ा इसीलिए है क्योंकि हमारे देश में ई कॉमर्स जो है वो काफी अच्छा काम कर रहा है। अब देखो, एक फैक्ट ये भी बताया हुआ है कि हमारे देश में 2020 में लगभग $50 बिलियन का टर्नओवर रहा ई कॉमर्स मार्केट के थ्रू, और हमारे देश का जो ई कॉमर्स मार्केट है वो 8th लार्जेस्ट ई कॉमर्स मार्केट है, ठीक है। और ये एक्सपेक्टेड है कि ये और बढ़ेगा, लगभग 2026 तक ये हो जाएगा $200 बिलियन का, जो आज
$50 बिलियन का है ना, वो $200 बिलियन का हो जाएगा बाय 2026। ओके, और रेलवेज इसीलिए फ्राइट ट्रांसपोर्टेशन को थोड़ा और बढ़ाना चाह रही है और साथ में फ्राइट ट्रांसपोर्टेशन को थोड़ा ज्यादा स्पीड देना चाह रही है, ठीक है। तो ये इसके पीछे प्लान है और यहाँ पे नेशनल रेल प्लान के अंतर्गत इस गति शक्ति ट्रेन को बनाया जा रहा है। इसके साथ साथ वंदे भारत ट्रेन को भी यहाँ पे अपग्रेड किया जा रहा है सो दैट सेफ्टी वाला जो इशू है ना, इसको और ज्यादा इंश्योर किया जा सके। ओके, तो ये पूरा आर्टिकल था। आगे बात करते हैं आज के एडिटोरियल की। तो एडिटोरियल है अबाउट डिसेबिलिटी एंड द बैरियर्स टू फेमिनाइन हाइजीन। तो देखो यहाँ पे बताया गया है कि जो मेंस्ट्रुअल हेल्थ एंड हाइजीन है, इसको लेकर यहाँ पे इंडिया में बहुत स्टीरियोटाइप्स ऑलरेडी हैं। हालांकि गवर्नमेंट हो गई, एनजीओज हो गए, काफी काम कर रहे हैं इस इशू से निपटने के लिए, लेकिन फिर भी आज के टाइम पे भी जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन है, इसको लेकर काफी स्टीरियोटाइप्स है और विमेन को स्पेशली बहुत सारे बैरियर्स से गुजरना पड़ता है इस चीज को लेकर, ठीक है। यहाँ पे कुछ लोग जो है यहाँ पे काम जरूर कर रहे हैं मेंस्ट्रुअल हेल्थ को लेकर, लेकिन आज भी कुछ सेक्टर्स हैं, कुछ सेक्शन ऑफ द यहाँ पे सोसाइटी है जो अभी भी बहुत सारी हिंड्रेंसेस फेस करते हैं। और इसमें सबसे बड़ा सेक्टर है वो वुमेन जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटी यानी कि जो डिसेबिलिटी भी फेस कर रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सेंसस 2011 के हिसाब से लगभग 2.2% जनता जो है इंडिया की, लगभग कितनी 27 मिलियन जनता जो है ये डिसेबल्ड है, ठीक है। अब यहाँ पे जो डिसेबिलिटी है, ये देखो एक तो फिजिकली होती है और इसको हम मेंटल भी बना देते हैं बिकॉज ऑफ द सोसाइटल कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है। सोसाइटी इतना ज्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है फॉर द पीपल विद डिसेबिलिटीज कि ये फिजिकल के साथ साथ मेंटल डिसेबिलिटी भी बन जाती है, ठीक है, सोशल डिसेबिलिटी भी बन जाती है। अब देखो यहाँ पे देखा जाता है कि जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है वो फुल्ली पार्टिसिपेट हर सेक्टर में नहीं कर पाते, तो वो एक्सक्लूडेड ऑलरेडी फील करते ही हैं। उसके अलावा हमारे सोशो कल्चरल एटीट्यूड्स भी ऐसे रहते हैं कि हम उनको और ज्यादा यहाँ पे सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब 2016 का एक्ट जो है वो यहाँ पे बोलता है कि जो डिसेबल्ड पर्सन हैं उनमें भी ज्यादातर जो है वो विमेन और चिल्ड्रन सबसे ज्यादा वल्नरेबल है, ठीक है। विमेन एंड चिल्ड्रन सबसे ज्यादा वल्नरेबल हैं और विमेन में भी सबसे ज्यादा जो वल्नरेबल हैं वो जो रिप्रोडक्टिव राइट्स को अपने प्रॉपरली एक्सरसाइज नहीं कर पा रही, ठीक है। तो यहाँ पे उनके रिप्रोडक्टिव राइट्स भी निग्लेक्ट कर दिए जाते हैं। ऐसा मान लिया जाता है कि जो भी पर्सन विद डिसेबिलिटी यानी जो भी विमेन जो डिसेबिलिटी किसी भी तरह की डिसेबिलिटी को फेस कर रही है, ठीक है, तो वो यहाँ पे प्रॉपर नहीं है, मतलब यहाँ पे वो एलिजिबल नहीं है फॉर द मैरिज, शी इज नॉट एलिजिबल फॉर रिप्रोडक्शन, शी कैन नॉट बी अ गुड मदर, और ये सारी चीजें उसके साथ ऑटोमेटिकली अटैच कर दी जाती है, ठीक है। और उसको एक मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी बना दिया जाता है, ठीक है, स्पेशली द विमेन who are disabled। ओके, तो यहाँ पे ये मान लिया जाता है कि ऐसी विमेन तो असेक्सुअल होती हैं या फिर मैरिज के लिए सूटेबल नहीं होती हैं या फिर चिल्ड्रन को बियर नहीं कर सकती और बियर कर भी लेंगी तो रेज नहीं कर पाएंगी, ठीक है। तो इस तरह की जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ को लेकर जो स्टीरियोटाइप्स हैं वो इनके साथ जोड़ दिए जाते हैं। ओके, अब मेंस्ट्रुएशन के साथ एक तो ये इशू है ही, दूसरा एक इशू ये भी है कि देखो पहले तो क्या होता था, मेंस्ट्रुएशन को यहाँ पे प्योरिटी एंड पॉल्यूशन के कंसेप्ट से जोड़ दिया जाता था। इनफैक्ट आज भी होता है, ठीक है, प्योरिटी एंड पॉल्यूशन के कंसेप्ट से इसको जोड़ दिया जाता है। आप आज भी देखोगे रूरल एरियाज में आज भी इसको बहुत ज्यादा माना जाता है, ठीक है, कि जो मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन है वो यहाँ पे पॉल्यूटेड है और वो बहुत इम्प्योर है, इसीलिए उसको कोई टच नहीं करेगा, उसको सब चीजों में अलग कर दिया जाएगा, एक्सक्लूडेड कर दिया जाएगा। इनफैक्ट कई सारी जगह तो आज ऐसी भी हैं, ठीक है, एक नहीं कई सारी रूरल एरियाज हैं ऐसे जहाँ पे जो विमेन है, जो मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन है, उसको गाँव के बाहर निकाल दिया जाता है और उसको एकदम ही अनहाइजीनिक और बहुत ही डेंजरस सिचुएशंस फेस करनी पड़ती है ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएटिंग एज एंड मेंस्ट्रुएटिंग डेज। अब सोचो हर महीने 5 से 7 दिन आपको बाहर जाके, गांव के बाहर जाके जंगल जैसे एरिया में रहना है एंड दैट टू इन सच ए सिचुएशन, कितना ज्यादा डिफिकल्ट होता होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेंस्ट्रुएशन सिर्फ एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस नहीं है, इसके साथ कई सारे प्री कंसीव्ड नोशन भी जुड़े हुए हैं। एक तो ये इम्प्योरिटी वाला नोशन जो जुड़ा हुआ है वही एक बहुत बड़ा हर्डल है, ठीक है। तो एक तो ये वाला हर्डल हो गया, दूसरा हर्डल ये डिसेबिलिटी वाला हो गया, और तीसरा चलो डिसेबिलिटी नहीं भी है तो मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन के लिए प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है हमारे पास, ठीक है। उनके हाइजीन मैनेजमेंट के ऊपर कम ध्यान दिया जाता है, ठीक है। गुड हेल्थ सीकिंग बिहेवियर्स, इन सब के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता। इसके साथ साथ यहाँ पे जो विमेन लिमिटेड मोबिलिटी वाली है, जैसे मान लो कोई विमेन जो है वो चल फिर नहीं सकती, ठीक है, तो लिमिटेड मोबिलिटी हो गई, या फिर कॉग्निटिव कैपेसिटी हो गई यानी कि कोई मेंटल डिसेबिलिटी है, या फिर मान लो कि
कोई विमेन है जो देख नहीं सकती, या कोई विमेन है जिसको हियरिंग इम्पेयरमेंट है, तो ऐसी विमेन के लिए और ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड एंड वाटर एड इंडिया ये साथ में काम कर रहे हैं इस तरह के चैलेंजेस को कट डाउन करने के लिए या कैटर करने के लिए। तो एम यहाँ पे है कि सिंपल और पोटेंशियली स्केलेबल सॉल्यूशंस लेकर आए हम इन लोगों के लिए जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है और जो अलग अलग पर्सन है डिसेबिलिटी को, अलग अलग तरीके की डिसेबिलिटी को फेस कर रहे हैं, उनके लिए क्या सिंपल सॉल्यूशंस हो सकते हैं। तो देखो यहाँ पे बात की गई है कि एक तो एक्सेसिबल और इंफॉर्मेशन जो है, एडाप्टिव इंफॉर्मेशन यहाँ पे हम जनरेट करें, एजुकेट करें, कम्युनिकेट करें अबाउट द मेंस्ट्रुअल हेल्थ, ओके। उसके अलावा सोशो कल्चरल एनवायरनमेंट को भी इनेबल करें सो दैट इस तरह की जो प्रॉब्लम्स है, ठीक है, यानी कि जो नेचुरल चीजें हैं जिनको हम प्रॉब्लम्स मानने लग गए हैं, उससे हम आगे बढ़ सकें, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे बोला गया है कि जैसे टेक्टाइल मॉडल्स हम बना सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कुछ स्टेप्स बताए गए हैं, जैसे कि यहाँ पे बताया गया सेफ मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स हम किस तरह से बना सकते हैं। तो जो भी विमेन है विद डिसेबिलिटी स्पेशली फ्रॉम 15 to 24 ईयर एज, इसमें से 2/3 से भी कम विमेन जो है वो यहाँ पे सेफ और हाइजीनिक मेंस्ट्रुअल प्रोटेक्शन मेथड्स का यूज कर रही हैं। जैसे कि यहाँ पे बोला गया है कि जो केयर गिवर्स हैं उनको भी हमको एजुकेट करना चाहिए कि किस तरह से इनकी हम मदद कर सकते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल जिनको भी इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट है, यानी कि जो भी मेंटल डिसेबिलिटी से जूझ रहा है, उसको चाहिए कि यहाँ पे वो काफी सेंसिटिव होते हैं मटेरियल से, तो उनको चाहिए कि सॉफ्ट मटेरियल यूज किया जाए, ठीक है, लाइक सैनिटरी पैड्स वगैरह जो भी होते हैं वो काफी सॉफ्ट हों, ठीक है, सो दैट दे आर नॉट गेटिंग अनॉयड एंड उनके लिए ईजी हो टू गेट अबाउट दिस सिचुएशन। सेकेंड है यहाँ पे जो भी विमेन जिनको मोबिलिटी का इशू है, उनको चाहिए कि लॉन्ग ड्यूरेशन वाला कोई प्रोडक्ट हो, ठीक है, जिसको बार बार उनको चेंज करने की जरूरत ना पड़े, तो लॉन्गर ड्यूरेशन तक चल पाए इस तरह का कोई प्रोडक्ट हो। तीसरी चीज ये भी है कि यहाँ पे हम जो इन्फॉर्मेशन डिसेमिनेट करते हैं, अगर वो ऑडियो फॉर्म में होगी तो वो लोग भी उसको यूज कर पाएंगे जो यहाँ पे विजुअली इम्पेयर्ड है, ठीक है, और अगर वीडियो फॉर्म में प्रॉपरली हम बता सकें तो वो लोग सुन पाएंगे, वो लोग समझ पाएंगे जो कि जिनको हियरिंग इम्पेयरमेंट है। तो इस तरह की हमको कुछ ना कुछ मेथड्स को यहाँ पे इनोवेट करना पड़ेगा। तो तीसरी चीज यहाँ पे ये बोली गई है वॉश फैसिलिटीज, जो भी यहाँ पे वाटर सैनिटेशन और हाइजीन फैसिलिटी है उसको भी हमको बेटर करना पड़ेगा, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा। फोर्थ यहाँ पे एक सॉल्यूशन ये बताया गया है कि जो भी केयर गिवर्स हैं, चाहे फिर वो फैमिली में हो या इंस्टीट्यूशन में हो, उनको समझना पड़ेगा कि जो डिसेबिलिटी है वो यहाँ पे उससे किस तरह से हमको ऊपर आना है, किस तरह से हम यहाँ पे एक डिसेबिलिटी इंक्लूसिव अप्रोच यूज कर सकते हैं फॉर द मेंस्ट्रुअल हेल्थ, ओके, और हम किस तरह से स्पेसिफिक डिसेबिलिटी फोकस्ड इंटरवेंशंस ला सकते हैं। जैसे कि हमने देखा ना अभी कि जो मेंटली डिसेबल है उसको किस तरह से हम प्रोडक्ट्स दे सकते हैं, जो यहाँ पे ज्यादा मोबिलिटी नहीं कर सकता उसको किस तरह से यहाँ पे कर सकते हैं हम इंक्लूसिव। तो ये सारी चीजें यहाँ पे बताई गई हैं, तो यहाँ पे केयर गिवर्स को भी इसका ध्यान रखना चाहिए। सो अल्टीमेटली हमको जो बार है उसको थोड़ा रेस करना पड़ेगा, जो मेंस्ट्रुएटिंग प्रोसेस है, पर्सन है, चाहे वो नॉर्मल हो या फिर डिफरेंटली एबल्ड हो, सभी को हमको साथ में लेकर चलना है, और तभी हम यहाँ पे इंक्लूसिविटी को इंश्योर कर पाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे सभी के राइट्स एंड डिग्निटी उनको पहुंचा पाएंगे, उन तक वहां पे उसको अप्रोचेबल और एक्सेसिबल करा पाएंगे, ओके। तो ये था पूरा आर्टिकल। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको समझ में आया हो, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, कमेंट जरूर करना, सब्सक्राइब भी करना। और एक चीज और मैं बता दूं कि कल संडे है और संडे को शाम को हम एक क्विज लेकर आते हैं करंट अफेयर्स की, तो आप लोग जो भी लोग चाहें वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं फॉर बेटर रिटेंशन ऑफ योर करंट अफेयर्स, ओके। सो दैट वाज ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ वेरी गुड डे।